एवरीवन, स्वागत है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की छठी कक्षा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में इन ह्यूमंस। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसके धीरे धीरे लेबलिंग करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि क्या क्या फंक्शन होते हैं अलग अलग पार्ट्स के। देखिए, सबसे पहले हम इसकी फंक्शनिंग करना स्टार्ट करते हैं। जो ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको गोल गोल, इनसे करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये गोल गोल स्ट्रक्चर है ओवरी, इनको बोला जाता है ओवरी। अब ओवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहीं से ही एक्चुअल में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका काम करना शुरू होता है। कैसे? क्योंकि ओवरी जो होती है ना, ओवरी का काम होता है क्या, ओवास का प्रोडक्शन करना, ओवा का प्रोडक्शन करना, ओवा का प्रोडक्शन करना। ओवा क्या होते हैं? ओवा क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म्स होते हैं मेल गैमीट, ऐसे ही फीमेल बॉडी के अंदर ओवा होते हैं फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट यानी कि इससे जब मेल गैमीट आकर के फ्यूज करता है तो नए जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? ये है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ बनता है, कहाँ मैच्योर होता है? तो वो साइट है ओवरी, यानी कि छोटे छोटे से जो आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ओवरी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको दिख रहा होगा एक लंबी सी ट्यूब जा रही है, ठीक है। इधर भी लंबी सी ट्यूब है और इधर भी लंबी सी ट्यूब है, तो इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसको बोला जाता है फैलोपियन ट्यूब। अब ये आप देख रहे हैं, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये दोनों आकर के ज्वाइन कहाँ हो रही है? एक बड़े से, एक गोल से स्ट्रक्चर में क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है। दोनों के दोनों जो हमारे फैलोपियन ट्यूब्स है वो कहाँ आकर के ज्वाइन कर रही है? एक बड़े से स्ट्रक्चर में आकर के ज्वाइन कर रही है। अब ये जो आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसके अंदर काफी स्पेस है, इसको बोला जाता है यूट्रस। क्या बोला जाता है इसको? यूट्रस। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो क्या देखा? ओवरी है, ओवरी से क्या निकल रही है? फैलोपियन ट्यूब निकल रही है। फैलोपियन ट्यूब दोनों ओवरी से निकल रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जाकर के ज्वाइन हो रही है? यूट्रस के अंदर, जो क्या है? एक बड़ा सा चेम्बर है। बड़ा सा क्या है? चेम्बर है, एक तरीके से बड़ा सा रूम है ये, ठीक है। उसके बाद ये यूट्रस होता है यहाँ तक होता है यूट्रस। अब यूट्रस के बाद आप ये देख रहे हैं, यूट्रस एक जगह पर जाकर के बंद हो रहा है। ये लाइनिंग्स है यूट्रस की, और लाइनिंग्स जो हो रही है यूट्रस की कहीं जाकर के मिल रही है, यानी कि यहाँ से यूट्रस बंद हो रहा है। तो ये जहां से बंद होता है ना, इसको बोला जाता है सर्विक्स। इसको बोला जाता है सर्विक्स, यानी कि यूट्रस का जो एंड पॉइंट है, जो यूट्रस का एंड पॉइंट है, जहां से यूट्रस क्या है? बंद हो रहा है और ये खुलता भी है। अभी मैंने बंद दिखा रखा है, मोस्टली टाइम बंद रहता है। तो जब ये खुलता है तब कहां से खुलता है? इस एरिया से ही खुलता है, जहां से बंद है वहीं से खुलेगा। तो यूट्रस का एंड पॉइंट और जहां से यूट्रस ओपन और क्लोज होता है, ओपन और क्लोज होता है, उस एरिया को बोला जाता है सर्विक्स। अब इसके नीचे आता है पार्ट, ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है, इसको बोला जाता है वेजाइना। इसको बोला जाता है वेजाइना। वेजाइना ही आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्टेड होता है फीमेल बॉडी में। जैसे कि मेल में पेनिस कनेक्टेड था आउटर एनवायरनमेंट से, इसी तरीके से वेजाइना जो होता है वो फीमेल बॉडी में आउटर एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करता है। हमने स्टार्ट करता ओवरी से, ओवरी से देखा था फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब से आए थे यूट्रस में, ये बड़ा सा चेम्बर। उसके बाद जहां से यूट्रस बंद होगा और खुलेगा वो क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स ये जो एरिया है, उसके बाद सर्विक्स के नीचे एक चेम्बर जैसा है, वो है वेजाइना, वो है वेजाइना। अब देखिए, इनका धीरे धीरे ना एक बार फंक्शन समझ लेते हैं, सबके बारे में लिख करके पढ़ेंगे, लेकिन एक बार बेसिकली फंक्शन समझ लेते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। तो ओवरी क्या करती है? ओवरी बनाती है हमारी गोल गोल ओवास, ठीक है। गोल गोल ओवास हमारी कौन बनाती है? ओवरी बनाती है। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ओवा बनता है, यहाँ से ओवा बनता है, और ओवा फिर कहाँ ट्रेवल करता है? ओवा जाता है इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर ओवा जाता है। फिर ये ट्यूब क्या करती है? इस ओवा को आगे बढ़ाती है, इस ओवा को आगे बढ़ाती है। तो ओवा क्या करता है? ये ओवरी में बना और ओवरी से कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करता है। अब जब ये ट्रैवल करता है तो इसके बाद यहाँ पर आकर के क्या होता है? यहीं पर आकर के जब हमारा ओवा बैठा हुआ होता है तो इसको मिल जाता है यहाँ पे मेल गैमीट, मेल गैमीट। यानी कि यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का जो एंड पार्ट जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या होता है? ओवा के साथ फ्यूज करता है स्पर्म, ठीक है। ओवा के साथ फ्यूज करता है स्पर्म। अब जब यहाँ पे ओवा और स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं तो यानी कि यहाँ पे जायगोट बन जाता है, यानी कि यहाँ पे जायगोट बन जाता है। अब क्या होता है? जो जायगोट बनता है ना, जायगोट
वो जाइगोट क्या होता है, धीरे धीरे इस यूट्रस के अंदर आता है और यूट्रस के अंदर आकर के प्लांट हो जाता है, यूट्रस के अंदर आकर के प्लांट हो जाता है, यानी कि यूट्रस के अंदर आकर के कनेक्ट हो जाता है यूट्रस की लाइनिंग से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाइगोट डिवाइड करता है और यहीं पर क्या होता है, यहीं पर मदर के वूम्ब में एक नए बेबी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यहीं पर एक नया बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दोबारा से देखो क्या हुआ, ओवरी में क्या बना, ओवा बना, या फिर एग भी बोलते थे ऐसे, ओवा बना या फिर एग बना। एग किस में गया, फिर फैलोपियन ट्यूब में, बड़ी सी ट्यूब में। अब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब इसको कहाँ भेजेगी, ये ट्यूब भेजेगी इसको एक एंड पार्ट पर अपने, जहां पर ये स्पर्म के साथ फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा जाइगोट, और ये जो जाइगोट है फिर धीरे धीरे जाकर के यूट्रस तक आएगा और यूट्रस में जाकर के प्लांट हो जाएगा, वहां पर अब नए बेबी का बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इनके बारे में धीरे धीरे सब चीजें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं इसका थोड़ा छोटा सा डायग्राम साइड में बना दूंगी और साइड में हम क्या करते रहेंगे, एक साइड में लिखते भी रहेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, सारे ऑर्गन्स को, जितने भी आपने पार्ट्स देखे हैं ना इसके, इन सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले देखा था हमने ओवरी। ओवरी, तो ओवरी में हमने क्या देखा था, देखिए ओवरी की शेप कैसी है, ओवरी की शेप है ओवल, ओवरी की शेप है ओवल। तो ओवरी की शेप का है, ओवरी ओवल शेप का होता है। और ओवरी कितने नंबर में है, एक है या दो है, एक है या दो है, यहाँ पे देख करके बताइए कितने हैं। ओवरी एक इधर है, एक इधर है, यानी कि ओवरी क्या है, ओवरी पेयर्स में प्रेजेंट है, यानी कि 2 इन नंबर, दो है, दो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस थे, ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 है ओवरी, 2 ओवरी। अब ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी का काम होता है टू प्रोड्यूस ओवास, ओवा, ओवा, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, ओवा को ही हम कह सकते हैं एग, ठीक है, या तो हम ओवा कह सकते हैं या फिर इसी ओवा को हम एग भी कह सकते हैं। एग क्या है, एक सिंगल सेल है, गैमीट सेल है, जर्म सेल है, जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये गैमीट्स वगैरह सब आपको पढ़ा रखे हैं, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ओवा क्या है, ओवा है फीमेल गैमीट, ठीक है, फीमेल गैमीट। इतनी बात समझ में आ गई। ओवरी क्या है, ओवल शेप की है, पेयर में प्रेजेंट है, प्रोड्यूस करती है क्या, ओवा। अब ओवा कैसे प्रोड्यूस करती है, क्या दोनों ओवरी ओवा प्रोड्यूस करते हैं, तो हाँ भाई, दोनों ओवरी ओवा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों ओवरी एक साथ ओवा प्रोड्यूस नहीं करती, दोनों ओवरी एक साथ ओवा को प्रोड्यूस नहीं करती, नहीं, एक बार ये वाली ओवरी प्रोड्यूस करती है, एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, एक बार ये वाली, यानी कि ओवा को प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ऑल्टरनेट हो रहा है। ऑल्टरनेट मतलब एक बार एक ओवरी करती है, फिर अगली बार दूसरी ओवरी, एक बार ये वाली ओवरी, फिर अगली बार दूसरी वाली ओवरी, यानी कि ऑल्टरनेट टाइम पर ये क्या करती हैं, ओवरीज हमारे ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। अब कितने टाइम में ये ओवा को प्रोड्यूस करती हैं, है ना, कब कब ओवा प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हमने मेल बॉडी में देखा था कि स्पर्म्स तो मिलियंस इन नंबर्स थे, है ना, मिलियंस इन नंबर्स थे और उनका प्रोडक्शन होता रहता है। लेकिन फीमेल बॉडी में कब ओवा का प्रोडक्शन होता है, कब ओवा बनते हैं, तो फीमेल बॉडी में महीने में एक बार, यानी कि वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार ओवा बनता है, एक महीने में एक बार ओवरी क्या करती है, ओवा को बनाती है। यानी कि एक पहला महीना हुआ, अगर मैं 2-3 महीने की बात लेती हूँ कि एक महीने में ये बनाएगी, फिर दूसरे महीने ये वाली बनाएगी, फिर एक तीसरे महीने ये वाली बनाएगी, फिर चौथे महीने ये वाली ओवरी बनाएगी, यानी कि हर महीने इन दोनों में से एक ओवरी क्या करती है, ओवा को प्रोड्यूस करती है। यानी कि ओवरी क्या करती है, ओवरी प्रोड्यूस ओवा एट ऑल्टरनेट मंथ्स, यानी कि एक बार ओवा प्रोड्यूस करेगी, फिर अगले महीने दूसरी ओवरी प्रोड्यूस करेगी, यानी कि दोनों क्या कर रही है, एक के बाद एक ओवा को प्रोड्यूस कर रही है। कितने टाइम में प्रोड्यूस कर रही है, एक ओवा एक महीने में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं होता जैसे स्पर्म्स में होता था ना, बहुत सारे मिलियंस इन नंबर स्पर्म्स बनते थे, नहीं, यहाँ पे जो ओवा बनता है, ओवा सिर्फ एक ही बनता है और एक महीने में एक ही बार ओवा बनता है। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा ओवरी का काम। अब ओवरी के बाद क्या देखा था, ओवरी के बाद देखी थी हमने दोनों तरफ से ये जो ट्यूब आ रही है, इनका नाम हमने कहा था फैलोपियन ट्यूब। क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के साथ साथ इसका एक और नाम होता है जो कहते हैं ओविडक्ट।
ओवरी से कनेक्टेड एक डक्ट है जिसका नाम है ओविडक्ट, ओविडक्ट। अब इस ओविडक्ट का काम क्या होता है? ओविडक्ट का काम क्या होता है? ये क्या करती है? इट कैचेस ओवा फ्रॉम ओवरी, फ्रॉम ओवरी। इसका क्या मतलब हुआ? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि देखो, आप इधर देखो, ओवरी जो है, जो दोनों ओवरी है वो क्या फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, टच में है उसके? खुद ही देखो, यहाँ पे जो ओवरी है क्या वो फैलोपियन ट्यूब से दोनों साइड कनेक्टेड है? तो नहीं कनेक्टेड है। क्या है? ओवरी ऐसे है और उन दोनों के बीच में गैप है। ये ओवरी और ये फैलोपियन ट्यूब के बीच में गैप है। अब एक बात बताइए, जब यहाँ से ओवा प्रोड्यूस होता है, ओवरी में ओवा प्रोड्यूस होता है, तो ओवरी से ओवा फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाता है? ओवरी से ओवा फैलोपियन ट्यूब में कैसे चला जाता है? इनके बीच में तो गैप है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ जो ओवरी जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, उसके पास कुछ फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, अगर दिख रहे हो तो यहाँ पे क्या है? फैलोपियन ट्यूब के पास क्या है? फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर ओवरी ओवा को प्रोड्यूस करेगी, जैसे ही यहाँ पर ओवरी ओवा को प्रोड्यूस करेगी, तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको खटाक से पकड़ लेते हैं। यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब के पास, जो क्या करते हैं? ओवरी में से ओवा को कैच करते हैं। ठीक है, कैच करते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओवरी हवा में लटकी हुई है। क्या है? वो यूट्रस से कनेक्टेड होती है, फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड नहीं होती है। तो बात समझ में आ गई? तो फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है? पहला काम तो ये है कि ये क्या करती है? ओवा को कैच करती है, किस में से? ओवरी में से, थ्रू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं, अब क्या होता है? अब इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर, अब ओवा मेरा फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, इस ट्यूब के अंदर अब मेरा ओवा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगी? फैलोपियन ट्यूब का काम है इस ओवा को यहां से लेकर यूट्रस तक पहुंचाना। हमारे ओवा को ओवरी से यूट्रस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फैलोपियन ट्यूब। यानी कि ये क्या है? ये है पैसेज। किसके लिए पैसेज है? पैसेज फॉर ओवा। और ओवा कहां से ट्रेवल करेगा? फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ओवरी से यूट्रस तक हमारा ओवा जाएगा, क्योंकि यूट्रस में जाकर के उसको प्लांट होना है ना, वहीं पर तो नए बेबी का फॉर्मेशन होना है ना। तो जहां पर नए बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है वहां तक किसको जाना है? ओवा को जाना है। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ना, फैलोपियन ट्यूब में देखिए ओवा इस तरीके से मूव करता रहता है, यहाँ तक आता है ओवा। अब जब ओवा इस स्टेज पे आता है ना, इस जगह पर आता है ना, इस जगह पर जब आता है तो यहाँ पर फ्यूज करता है वो स्पर्म से। स्पर्म कैसे आते हैं बॉडी के अंदर वो भी पता लगेगा, किस रास्ते से आते हैं वो भी पता लगेगा। लेकिन फिलहाल बात क्या है कि स्पर्म जब बॉडी के अंदर आ जाते हैं, स्पर्म जब फीमेल बॉडी के अंदर आ जाते हैं, उसके बाद वो हमारे ओवा से कहां पर फर्टिलाइज करते हैं, कहां पर ओवा से फ्यूज करते हैं? तो वो करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के अंदर फ्यूज नहीं करते, कहां फ्यूज करते हैं? फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है एम्प्यूला, लेकिन वो आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर आकर के ओवा क्या करता है? ओवा फ्यूज करता है स्पर्म के साथ, और यहीं पर क्या बना देता है? जाइगोट बना देता है। यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? जाइगोट का फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, अब ऐसे नहीं है, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। क्या होता है कि जब ये फैलोपियन ट्यूब से क्या होता है? जब ओवा ट्रैवल करता है तो फैलोपियन ट्यूब एक तरीके का खास तरीके का मूवमेंट शो करती है। क्या करती है? जो फैलोपियन ट्यूब है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, यानी कि ओवा जो फैलोपियन ट्यूब है उसके मसल्स अंदर बाहर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक मूवमेंट शो करती हैं, जिसकी वजह से ओवा जो होता है वो इस कॉर्नर से यूट्रस तक चला जाता है। क्या हो रहा है? मूवमेंट शो कर रही है इस तरीके से फैलोपियन ट्यूब, जिसकी वजह से ओवा एक साइड से दूसरी साइड तक जा पा रहा है। ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको नोट्स में नहीं लिखना है, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्या हो रहा है? आपका फैलोपियन ट्यूब एक खास तरीके का मूवमेंट शो करता है जिसको बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब एक बात बताइए, ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मैंने आपको कहां पर बताया था? न्यूट्रिशन वाला चैप्टर याद कीजिए, मतलब लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर याद कीजिए, उसमें जो पार्ट था न्यूट्रिशन,
न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि जो ईसोफेगस होता है ना, जो हमारा फूड पाइप होता है, वो क्या करता है, वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को शो करता है और खाने को हमारे माउथ से हमारे स्टमक तक लेकर के जाता है। किसके थ्रू? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू लेकर के जाता है। अब सिमिलरली क्या होता है, ओवा को अगर ओवरी से यूट्रस तक जाना है तो वो भी कैसे जाएगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके ओवरी से यूट्रस तक जाता है। बात समझ में आ गई? यानी कि फैलोपियन ट्यूब से कैसे जाएगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू वो उसको मूव करने में हेल्प करेगा। क्योंकि देखिए, जो हमने स्पर्म पढ़ाया था आपको, स्पर्म में क्या था? स्पर्म में आपके पास टेल थी। अब टेल क्या करती है? मूवमेंट में काम करवाती है। लेकिन जो ओवा होता है ना, ओवा सिंपल सेल होती है। ओवा जो होती है वो सिंपल सेल होती है, उसके बाद मूवमेंट का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। ये बात मैंने आपको तब भी बताई थी जब मैंने आपको कहा था कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो गैमीट्स होते हैं दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन हमारे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है। लेकिन फीमेल जो होता है वो क्या करता है? वो फूड के स्टोरेज में काम होता है, वो मोटाइल नहीं होता, वो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो यानी कि अगर हमारे ओवा को ओवरी से यूट्रस तक जाना है तो वो खुद मूवमेंट नहीं करेगा, उसे कोई मूवमेंट करवाने वाला चाहिए। तो मूवमेंट कौन करवाता है? मूवमेंट करवाता है फैलोपियन ट्यूब थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बात समझ में आ गई? और क्या होता है? और क्या होता है इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर? इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जैसे फैलोपियन ट्यूब है तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, या फिर कह सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट में हेल्प करते हैं ओवा के। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर मूव करते हैं और जैसे ही मूव करते हैं तो ओवा यहाँ से ओवा आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि मैं कह सकती हूँ फैलोपियन ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? सीलियाज प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है। और सीलिया क्या हेल्प करते हैं? सीलिया हेल्प करते हैं मूवमेंट में। किसके मूवमेंट में? किसके मूवमेंट में? मूवमेंट ऑफ ओवा। बात समझ में आ गई? यानी कि क्या हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी कर रही है, साथ में इसके पास क्या है? सीलिया भी है। हेयर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया पतले पतले। अब हेयर जैसे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? मूवमेंट करवाते हैं ओवा का, वो मूव करते हैं और ओवा आगे की साइड मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये काम था हमारे फैलोपियन ट्यूब का या फिर ओविडक्ट का। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ओविडक्ट के बाद क्या आता है? ओविडक्ट के बाद आता है यूट्रस। ओविडक्ट के बाद आता है आपका यूट्रस। अब यूट्रस क्या होता है? देखिए, यूट्रस होता है एक बड़ा सा बैग जैसा स्ट्रक्चर। बैग जैसा क्यों? मैंने बताया था कि बेबी कहाँ फॉर्म होता है? बेबी यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है। तो यानी कि यूट्रस कैसा होना चाहिए? यूट्रस बड़े साइज का होना चाहिए, बड़े साइज का होना चाहिए। तो कैसा होता है? यूट्रस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक बात बताइए, फीमेल बॉडी में जो यूट्रस होता है वो हमेशा एक ही साइज का थोड़ी ना रहता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि ये यूट्रस हमेशा बड़ा ही रहता है। नहीं, ये क्या होता है? नॉर्मली ये छोटा रहता है। और जब लेकिन इसमें बेबी फॉर्म होता है, जब इसमें बच्चा होता है तो क्या होता है कि यूट्रस एक्सपेंड कर जाता है, बड़ा हो जाता है ना? तो बड़ा हो जाता है तो क्या मतलब हुआ कि यूट्रस अपने हिसाब से साइज को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है। यानी कि ये क्या है? यूट्रस क्या है? फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। या फिर मैं कह सकती हूँ कि इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है, अपने साइज को घटा बढ़ा सकता है। और यूट्रस का मेन काम क्या है? यूट्रस हेल्प करता है इन इम्प्लांटेशन ऑफ किसका? इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट यहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर इम्प्लांट हो जाता है और यहीं पर सेल्स डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाती हैं, फिर फीटस बनाती हैं। तो क्या होता है? जाइगोट जो होता है, जाइगोट क्या करता है? जाइगोट एक बार प्लांट हो जाता है तो जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट करता है। डिवाइड करने के बाद बनाता है एम्ब्रियो और उसके बाद बनाता है फीटस। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो पहले ही बताती हूँ कि जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जाइगोट होता है, जाइगोट क्या है? जाइगोट वो सिंगल सेल है जब ओवा और स्पर्म दोनों फ्यूज करेंगे। ओवा स्पर्म फ्यूज करे तो क्या हुआ? एक सिंगल सेल बन गई। उस सिंगल सेल को बोला जाता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बोला जाता है। अब क्या होता है? जैसे ही जाइगोट प्लांट हो जाता है, एक जगह पर आकर के टिक जाता है, रुक जाता है, तो क्या होता है? जाइगोट फिर धीरे धीरे डिवाइड करना स्टार्ट करता है खुद को। ठीक है, अब जब जाइगोट डिवाइड करता है खुद को, तो डिवाइड करने के साथ साथ क्या करता है? जैसे ही जाइगोट डिवाइड करना स्टार्ट होता है, यानी कि इनिशियल
इनिशियल फेज जो होता है बेबी के फॉर्मेशन का, यानी कि जब जाइगोट डिवाइड करता है 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल्स, और वो हल्का हल्का शेप में आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। यानी कि जाइगोट का डिवाइड करके जो नया बेबी बन रहा है उसके हल्की हल्की शेप आनी स्टार्ट हो जाती है, सेल्स ज्यादा होने लग जाती है नंबर में, तो उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के बाद फीटस क्या होता है? फीटस होता है एक वेल डेवलप्ड बच्चा, है ना, पूरा पूरा डेवलप्ड बच्चा है, लेकिन जब तक वो मदर के वूम्ब में है, यानी कि वूम्ब क्या, यूट्रस में है, ये फीटस क्या है, जब तक मदर के वूम्ब में है, यानी कि यूट्रस के अंदर है। वूम्ब वो एरिया होता है जहां पर बच्चा फीमेल बॉडी के अंदर होता है, तो क्या है, जब तक वो वूम्ब में रहेगा तो उसको फीटस कहा जाएगा। जैसे ही बाहर आ जाएगा तो वो नया बेबी है, लेकिन जब तक फीमेल बॉडी के अंदर है तब तक वो फीटस है। बात समझ में आ गई? तो जाइगोट और एम्ब्रियो और फीटस ये होते हैं। अब देखिए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं कहती हूँ कि यूट्रस में क्या हो रहा है? यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है, यूट्रस में बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब एक बात बताइए कि यूट्रस से जब बेबी मदर के वूम्ब में होता है, बेबी मदर के अंदर होता है, तो उसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है? तो बेबी को न्यूट्रिशन मिलता है एक प्लेट के थ्रू जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होती है? देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ना बना के, फॉर एग्जांपल ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, मैंने इसको गोल बना दिया, ये हमारा यूट्रस है। अब यूट्रस से क्या जाना है? यूट्रस के अंदर बेबी होगा, है ना, यूट्रस के अंदर बेबी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा बेबी है ना, यूट्रस के अंदर बेबी है। अब एक बात बताइए, यूट्रस से बेबी के अंदर क्या होना है? न्यूट्रिशन जाना है। वो न्यूट्रिशन लेता है तभी तो बड़ा होता है, न्यूट्रिशन लेता है, खाना खाता है, तो ये सब जो उसके अंदर न्यूट्रिशन जाता है, एनर्जी के लिए प्रोटीन्स जा रहे हैं, ग्लूकोज जा रहे हैं, ऑक्सीजन जा रहा है, ये सब कैसे जाता है? तो ये सब जो जाता है ना, ये सब जाता है, एक यहाँ पर प्लेट फॉर्म हो जाती है। क्या होती है? यूट्रस के साइड में एक प्लेट फॉर्म हो जाती है। ये प्लेट नहीं है जो मैंने बनाई है, ये तो यूट्रस की लाइनिंग्स बनाई है मैंने। ये क्या है? यहाँ पर एक प्लेट फॉर्म हो जाती है पूरी इस तरीके से, ठीक है, एक प्लेट फॉर्म हो जाती है। अब इस प्लेट से क्या होता है? इस प्लेट से, ये जो प्लेट बनाई है ना, इस प्लेट से एक बड़ी सी ट्यूब कनेक्टेड होती है। ट्यूब कनेक्टेड होती है। ट्यूब कनेक्टेड कहाँ होती है? ट्यूब कनेक्टेड होती है बच्चे की नाभि से, है ना, बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है आपकी ये जो मैंने ट्यूब बनाई है ये। अब देखिए, ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट है प्लेसेंटा। ये प्लेट जो मैंने बनाई है, ये प्लेट है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो मैंने ट्यूब बना है ये अलग होता है। प्लेसेंटा और जो हमारी ये ट्यूब होती है ना, बच्चे कई बार इसको मिक्स कर देते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा तो ये प्लेट है, प्लेसेंटा तो ये प्लेट है, लेकिन जो हमारी कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, जो हमारी ट्यूब कनेक्ट हो रही है ना बेबी के किससे? नाभि से, उसको बोला जाता है अम्बिकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है? अम्बिकल कॉर्ड, ठीक है, अम्बिकल कॉर्ड। तो आपने क्या देखा कि यूट्रस से एक डिस्क जैसी, एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर हमारे पास है जिसको बोला जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या कनेक्टेड होती है? अम्बिकल कॉर्ड, जो बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है। अब क्या होता है? इस अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के पास ब्लड फ्लो करता है। इस नाभि के थ्रू खाना नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि मम्मी ने छोले भटूरे खाए तो इस बच्चे के पास भी छोले भटूरे अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब मम्मी पूरा का पूरा क्या कर लेंगी? डाइजेशन कर लेंगी। जब पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा मदर के अंदर, तब क्या होगा? वो जो हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसमें मिक्स होते हैं? ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू, सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू अम्बिकल कॉर्ड से बेबी के अंदर जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? ब्लड के अंदर जाते हैं, डायरेक्टली खाना नहीं जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन भी कैसे जाती है? ऑक्सीजन भी पेट के अंदर किसके थ्रू जाती है? अम्बिकल कॉर्ड के। यानी कि बच्चे को जिस भी चीज की जरूरत हो, जिस भी चीज की जरूरत हो, किसके थ्रू जाएगा? वो जाएगा अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू, अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने इसके अंदर खाना भेजा, जैसे मैंने इसके अंदर खाना भेजा, ऐसे ही इसके अंदर से वेस्ट भी आता होगा, ऐसे ही इसके अंदर से वेस्ट भी आता होगा। तो अब जो वेस्ट आता है, वेस्ट भी ब्लड में मिक्स होकर के ही आता है। चाहे वो कैसा भी वेस्ट हो, जो भी बच्चे का वेस्ट होगा वो ब्लड में मिक्स होकर के अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू वापस आ जाएगा यूट्रस के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? तो यानी कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन कैसे जाएगा? ब्लड के अंदर मिक्स होकर के जाएगा। और ब्लड बेबी के अंदर कैसे जाएगा? अम्बिकल कॉर्ड के थ्रू जाएगा, जो बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी ये जो अम्बिकल कॉर्ड होती है इसको कट कर दिया जाता है और ये बेबी के साथ थोड़ी सी बाहर आ जाती है, थोड़ी सी अंदर रह जाती है।
ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, ये अम्बिकल कॉर्ड क्या है, ये सहारा है, लेकिन अब क्या होता है, ये प्लेसेंटा देख रहे हैं, प्लेसेंटा क्या है, एक प्लेट है, यानी कि इसके दो साइड है, ये प्लेसेंटा रखी हुई है, इसकी एक साइड है सामने वाली, एक साइड है पीछे वाली, प्लेसेंटा की एक साइड है सामने वाली, एक है पीछे वाली। तो अब जो सामने वाली साइड है ना, जो सामने वाली साइड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेबी है, बहुत सॉफ्ट बेबी है। बेबी क्या होता है, बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, हेयर जैसे स्ट्रक्चर, हेयर जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, हेयर जैसे स्ट्रक्चर, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर कह सकते हो, जैसे कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं ना फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलते हो आप, विलई, क्या बोलते हो आप, विलई। तो अब क्या होता है, प्लेसेंटा की वो साइड जिस पर बेबी है, प्लेसेंटा की वो साइड जिस पर बेबी है, उसमें विलई प्रेजेंट होते हैं, उसमें फिंगर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। बाहर जैसे कि ये लाइनिंग है, तो इससे ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं। किस साइड निकले हुए होते हैं, जिस साइड यूट्रस में, प्लेसेंटा में जिस साइड बेबी है, जिस साइड फीटस है, उस साइड क्या होते हैं, विलई प्रेजेंट होते हैं। और जिस तरफ मदर है, यानी कि जिस तरफ यूट्रस है, अलग मदर है जिस तरफ, वहां पर ये विलई प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, दोबारा से देखो, प्लेसेंटा है, प्लेट है, क्या कर रही है, बच्चे को कनेक्ट कर रही है ताकि उसके अंदर क्या हो सके, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वेस्ट न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या हो सके, डिफ्यूज हो सके और वेस्ट उसकी बॉडी से वापस आ सके। और क्या हो रहा है, इस प्लेसेंटा के एक साइड में जिस साइड बेबी होता है, वहां पे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोला जाता है विलई, है ना। अब इनके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। अब तो प्लेसेंटा क्या हो गया, प्लेसेंटा क्या है, इट इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, या फिर मैं कह सकती हूँ प्लेट, डिस्क लाइक प्लेट। ये क्या करती है, इट हैज एन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, इन सब का एक्सचेंज जो बॉडी में हो रहा है बेबी से, वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। प्लेसेंटा के थ्रू कैसे होता है, बाय मिक्सिंग इनटू ब्लड, ब्लड में मिक्स होकर के मिलता है, ब्लड में मिक्स होकर के मिलता है। अब क्या कह सकती हूँ, इन दी फीटस साइड, जिस साइड फीटस है, तो उस साइड क्या होते हैं, उस साइड प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे विलई, बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। अब इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम क्या होता है, देखिए इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स का काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना। क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्यों इंक्रीज करना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, देखो जो कर्व्ड एरिया होता है, कर्व्ड एरिया में ज्यादा सरफेस होगा ना, तो इसलिए कर्व्ड एरिया क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ा रहा है, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का ज्यादा एक्सचेंज हो सके। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, विलय क्यों प्रेजेंट है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। लेकिन जो मदर की साइड होती है, जो मदर की साइड होती है उसमें क्या होता है, विलय एब्सेंट होते हैं, उस साइड विलय नहीं प्रेजेंट होती हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो यूट्रस समझ में आ गई, यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इम्प्लांटेशन कर रहा है जाइगोट का, और क्या कर रहा है, प्लेसेंटा है इसके अंदर जो बेबी को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, यूट्रस हो गया। अब यूट्रस के बाद देखते हैं, यूट्रस के बाद क्या आता है, यूट्रस के बाद आता है हमारा सर्विक्स। अब यूट्रस के बाद आ रहा है हमारा सर्विक्स। ठीक है, अब सर्विक्स क्या है, सर्विक्स क्या है, एट द एंड ऑफ यूट्रस, यानी कि एंडिंग है यूट्रस की। सर्विक्स क्या है, इट इज द एंड पार्ट ऑफ यूट्रस, एंड पार्ट ऑफ यूट्रस। अब इसका काम क्या होता है, सर्विक्स का काम क्या होता है, सर्विक्स का काम होता है यूट्रस की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करना, यानी कि इट कंट्रोल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस बंद होगा या खुलेगा वो सर्विक्स कंट्रोल करता है। सर्विक्स अगर ऐसे हो जाएगा यानी कि खुल जाएगा तो यूट्रस भी खुल जाएगा, और सर्विक्स बंद है तो यूट्रस भी बंद है। ठीक है, अब देखिए सर्विक्स क्या करता है, और ये क्या होता है सर्विक्स, ये तो इसका काम हो गया, लेकिन जो इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट एंड डेलिकेट, यानी कि या मैं कह सकती हूँ इसको बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसमें बहुत जल्दी क्या हो सकती है, डिजीज हो
सकती है, सर्विक्स में बहुत जल्दी क्या इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। तो क्या है, सर्विक्स क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसको बहुत ध्यान से रखा जाता है, इसकी सफाई रेगुलरली होती रहनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे लिक्विड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो सर्विक्स की सफाई करते हैं, बट आपके में नहीं है तो नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेजाइना है। वेजाइना है, वेजाइना क्या है, वेजाइना क्या होता है, वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स बॉडी में एंटर करते हैं, स्पर्म्स एंटर इनटू बॉडी, ठीक है, एंटर इनटू बॉडी, ठीक है। वेजाइना क्या है, वेजाइना सर्विक्स के भी लोअर पार्ट में प्रेजेंट होती है, और वेजाइना क्या है, वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स क्या करते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं। ये सारा हो गया हमारा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके का होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है पेल्विक कैविटी में। कहाँ होता है, पेल्विक कैविटी में। पेल्विक कैविटी कहाँ होती है, पेल्विक कैविटी होती है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे नीचे, डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे कैविटी होती है, हिप एरिया में आपकी एक कैविटी होती है जिसको बोला जाता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी के अंदर हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गई होगी इतनी। अब देखते हैं अब क्या होता है। अब देखिए, यानी कि अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स का पाथवे कैसा होता है, ये सब तो हमने देख लिया कि जब फीमेल में क्या होता है, जब फीमेल में क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में स्पर्म बॉडी के अंदर आता कैसे है। तो स्पर्म आता है बॉडी के अंदर, स्पर्म आता है बॉडी के अंदर वेजाइना के थ्रू। सबसे पहले एंटर करता है स्पर्म वेजाइना के अंदर, तो वेजाइना से आता है, फिर वेजाइना के थ्रू किस में आता है, वेजाइना फिर किस में भेजती है, सर्विक्स में भेजती है, यानी कि सर्विक्स फिर ओपन होता है, सर्विक्स ओपन होता है। सर्विक्स जब ओपन होता है यानी कि किस में जाता है, वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस में जाता है, और यूट्रस से फिर किस में जाता है, यूट्रस से जाता है हमारी फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ ओवा बैठ करके इसका इंतजार कर रहा है कि कब स्पर्म आएगा, मुझसे फर्टिलाइज करेगा, और कब क्या होगा, एक जाइगोट बनेगा, और यूट्रस क्या है, तैयार बैठा है कि जैसे ही क्या आएगा, जैसे ही हमारा जाइगोट आएगा मैं उसको प्लांट कर दूंगा। बात समझ में आ गई। तो स्पर्म कैसे आएगा, पहले वेजाइना में, फिर सर्विक्स में, फिर यूट्रस में, फिर फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जाकर के बनता है जाइगोट, फैलोपियन ट्यूब में जाकर के बनता है जाइगोट, यानी कि यहाँ तक आते आते जाइगोट पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब देखिए, अब क्या हो गया, बच्चा पूरी तरीके से आ गया है, जाइगोट बन गया है, इम्प्लांट हो गया है, पूरा बड़ा हो चुका है, ठीक है, हमने पूरा डेवलपमेंट करा दिया है बेबी का। अब एक बात बताइए, जब बेबी की डिलीवरी होगी तो वो कैसे होगी, डिलीवरी कैसे होगी, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है वो हमारे बेबी के ऊपर क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से वेजाइना के थ्रू आउट हो जाता है, ठीक है। तो बेबी की डिलीवरी कैसे होती है, बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन यूट्रस। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये सब काम हो गया हमारा, क्या हो गया, पूरी तरीके से बेबी अब तैयार हो चुका है, ये सब काम हो गया, ठीक है, यानी कि पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बस इसका एक लास्ट पार्ट रहता है कि हमेशा ये जो ओवा आता है ना, हमेशा तो फर्टिलाइज नहीं करता, यहाँ पे तो फीमेल बॉडी के अंदर तो हर महीने एक बेबी को फॉर्म करने की कैपेसिटी है, लेकिन हर महीने तो बेबी फॉर्म नहीं होता। तो क्या होता है, जब हमारे ओवा फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है, ये देखते हैं अब, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या सवाल पूछती हूँ कि ये मैंने आपको ओवा के अंदर बताया कि ओवरी के अंदर क्या बनते हैं, ओवास बनते हैं। अब मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि क्या ओवास जो हमारी गर्ल होती है उसके अंदर किस एज में बनने स्टार्ट होते हैं, किस एज में ओवा आकर के बनने स्टार्ट होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो कई सारे लोगों का हो सकता है ये जवाब हो कि जब गर्ल 13 से 14 की एज में आती है, 13 से 14 की एज में आती है तो ये ओवास बॉडी के अंदर बनने स्टार्ट होते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ गलत, आपने ये बात गलत कही कि 13 से 14 साल की एज में आकर के ओवास बनने स्टार्ट होते हैं। नहीं, जब लड़की बहुत छोटी होती है, यानी कि जब बेबी गर्ल होती है ना, जब बेबी गर्ल होती है, जब गर्ल मदर के वूम्ब में होती है, जब फीटस होती है गर्ल, उसके अंदर तभी से ओवास होते हैं।
सोचो, जब बच्चे बहुत ज्यादा छोटी थी, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी, तभी से क्या बन रहे थे उसके अंदर, मदर के अंदर जब वो थी ना, तभी से उसके अंदर ओवास बन रहे थे। यानी कि जब बेबी गर्ल होती है ना, उसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ओवास होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ओवास ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। लेकिन जैसे ही ये गर्ल बड़ी होती है, जैसे ही ये गर्ल बड़ी होती है, 13-14 साल की होती है, तो इसमें से कुछ ही ओवास बचते हैं, ओनली सम ओवा आर लेफ्ट। अब एक बात बताइए, आप पूछेंगे कि अगर ये ओवास बचपन से ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो फिर ये ओवास बचपन से ही बॉडी के अंदर ओवरी में से निकल रहे होंगे? नहीं, ये ओवास बेबी गर्ल के अंदर बचपन से प्रेजेंट होते हैं, जब उसका बर्थ हुआ था ये ओवरी के अंदर पहले से प्रेजेंट थे। लेकिन ये जो ओवास थे, ये थे इमैच्योर ओवास। कैसे थे? इमैच्योर ओवास, यानी कि ये पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, पूरी तरीके से ओवा तैयार नहीं थे, इमैच्योर ओवा थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ 13 और 14, यानी कि जब प्यूबर्टी की एज आती है, कौन सी एज आती है? जब टीन एज या फिर प्यूबर्टी की एज आती है, उस टाइम पे क्या होता है, ये ओवास धीरे धीरे मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये ओवास धीरे धीरे ओवरी के अंदर मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? नए नए हॉर्मोन्स निकलते हैं, हॉर्मोन्स निकलते हैं, इसकी वजह से ओवा रिप्रोड्यूस करते हैं। ओवा और किस वजह से करते हैं? और बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, जो मैंने प्यूबर्टी की एज में आपको बताए थे क्या चेंजेस आते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो ओवास बॉडी के अंदर इमैच्योर थे, जो ओवास बॉडी के अंदर इमैच्योर थे, वो ओवास एक एक करके मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं इन द ओवरी। यानी कि प्यूबर्टी की एज में आकर के ओवरी में ओवा मैच्योर होते हैं, ओवा मैच्योर होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये ओवा मैच्योर होने स्टार्ट होते हैं ना, तब क्या होता है, बर्थ से लेकर 14 की एज तक काफी सारे ओवास खत्म हो जाते हैं, काफी सारे ओवास खत्म हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। कुछ ही ओवास इनमें से बचते हैं, यानी कि बचपन में जो बहुत सारे ओवास थे ना, उसमें से कुछ ही ओवास बचते हैं, बहुत सारे ओवास नहीं होते। यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ ओवास हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ ओवास है। हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन है तो लिमिटेड ही, है तो लिमिटेड ही। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारे बन सकते हैं, है ना। जैसे मेल बॉडी में होता है, स्पर्म्स कितने भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओवास कितने भी नहीं बन सकते। जितने बचपन में आए थे, जितने बचपन में फीमेल बॉडी के अंदर थे, उतने ही ओवास रहेंगे, बल्कि उनसे कम ही हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे ओवास खत्म हो जाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है एट द एज, इस एज पर जब ओवा के मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, हर ओवरी एक मंथ में एक ओवा को निकालती है, एक ओवा को निकालती है। यानी कि अभी बताया था, हर महीने एक ओवा निकलेगा एक ओवरी में से, एक ओवा निकलेगा एक ओवरी में से। अब क्या होता है, हर मंथ में कुछ टाइम आता है, कितना टाइम आता है, 24 घंटे का समय आता है। एक महीने में सिर्फ 24 घंटे का ऐसा समय आता है जब ये ओवा हमारे फैलोपियन ट्यूब के अंदर आकर के वेट करता है स्पर्म के लिए। यानी कि स्पर्म के लिए जब उसको वेट करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी के अंदर 24 घंटे के लिए रहता है, 24 घंटे के लिए रहता है। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे ओवा क्या है, ओवा वेट कर रहा है कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए वेट करेगा, ठीक है, 24 घंटे के लिए वेट करेगा। अब ये जब यहाँ पे ओवा है, तो यूट्रस क्या सोचता है कि हो सकता है इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, हो सकता है इस बार नए बेबी का फॉर्मेशन होना हो। तो क्या करता है, यूट्रस क्या करता है, खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है कि मैंने तो ओवा निकाल दिया, हो सकता है इस बार फर्टिलाइजेशन हो जाए, पता नहीं कभी भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो क्या करता है यूट्रस, क्या करता है यूट्रस, खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है नए बेबी के इम्प्लांटेशन के लिए, नए जाइगोट के इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस खुद को तैयार करना स्टार्ट कर देता है। कैसे तैयार करता है, जो यूट्रस होता है उसके लाइनिंग्स जो होती है ना, यूट्रस की बहुत सारी लाइनिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, रिच ब्लड सप्लाई, हाई ब्लड सप्लाई। यानी कि यूट्रस की लाइनिंग के अंदर हाई ब्लड सप्लाई होती है, काफी अच्छी मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है। अब क्या होता है, जब यूट्रस को खुद को तैयार करना होता है, तो इसकी ये लाइन जो होती है ये स्वेल हो जाती हैं, यानी कि मोटी हो जाती है, और इनके अंदर बहुत सारा ब्लड आ जाता है। ब्लड क्यों आ जाता है बहुत सारा, ताकि जब नया बेबी अगर इसके अंदर इम्प्लांट होना हो, तो उसको जल्दी जल्दी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यूट्रस क्या कर रहा है, जब ये ओवर 24 घंटे के लिए वेट करेगा, उससे भी पहले
तैयार करना स्टार्ट करता है। यूट्रस का काम क्या है, खुद को तैयार करना, ताकि क्या हो, उसके अंदर अगर कोई बेबी इम्प्लांट होना हो तो तुरंत यूट्रस क्या रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। अब क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ओवा फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर स्पर्म इसके पास तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा, स्पर्म इसके पास तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा। तो अगर इसके पास तक स्पर्म नहीं पहुंचा तो ओवा अनफर्टिलाइज रह जाएगा, अनफर्टिलाइज रह जाएगा, यानी कि इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगा, नहीं होगा इसका फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज ओवा रह जाएगा। अब ये जो अनफर्टिलाइज ओवा होगा ना, ये क्या होगा, कहां पर वेट करता है ओवा, मैंने बताया था कहां पर वेट करता है स्पर्म का, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर वेट करता है। तो अब क्या होगा, जब 24 घंटे का टाइम बीत जाएगा तो ये ओवा अनफर्टिलाइज ओवा क्या करेगा, ये सबसे पहले यूट्रस में आएगा। किसके अंदर आएगा, यूट्रस के अंदर, यानी कि अनफर्टिलाइज ओवा 24 घंटे के बाद अपने आप ही यूट्रस में आ जाएगा, अनफर्टिलाइज है। और जब यहाँ पे यूट्रस देखेगा ये तो अनफर्टिलाइज है, यानी कि इसे तो इम्प्लांट नहीं करा जा सकता, ये जायगोट थोड़ी ना है, ये जायगोट थोड़ी ना है जिसको यहाँ पर ये यूट्रस इम्प्लांट करेगा। तो जब ये यूट्रस क्या करता है, देखता है कि ओवा अनफर्टिलाइज है, तो क्या होता है, इसके बिल्कुल अरमान ऐसे होता है ना जैसे दिल के अरमान आंसू में बह गए, तो क्या होता है, यूट्रस के अरमान खून में बह जाते हैं। कैसे, क्योंकि इसकी लाइनिंग क्या थी, इसकी लाइनिंग बनी हुई थी ब्लड से, इसकी लाइनिंग बनी हुई थी ब्लड से। तो ये कहता है यूट्रस छोड़ो भैया, दुनिया अपनी है ही नहीं, हमने इतना वेट करा, हमने इतना वेट करा कि ओवा आएगा, ओवा तो सॉरी हमने इतना वेट करा कि जायगोट आएगा, पर जायगोट तो आया ही नहीं। जब जायगोट नहीं आया तो ये क्या करता है, इसके अरमान टूट जाते हैं, और ये क्या करता है, अपनी लाइनिंग्स को शेड ऑफ कर देता है, शेड ऑफ कर देता है, यानी कि इसकी लाइनिंग टूट टूट करके झड़ जाती है, टूट टूट करके यूट्रस की लाइनिंग झड़ जाती है विद ब्लड, विद ब्लड, यानी कि जितना यूट्रस ने खुद को तैयार करा था ना, ब्लड को अपने अंदर सप्लाई दे करके खुद की लाइनिंग्स को थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, मोटा कर लिया था, अब क्या होगा, ये लाइनिंग्स ब्लड के साथ शेड ऑफ हो जाएंगी, फीमेल बॉडी से बाहर आ जाएंगी, और इसी ब्लड में मिक्स होकर ये अनफर्टिलाइज्ड ओवा भी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि हर महीने क्या होगा, फीमेल बॉडी से एक ओवा विद ब्लड बाहर निकलेगा, हर महीने ओवा विद ब्लड बाहर निकलेगा। और इसी साइकिल को हर महीने हर गर्ल के अंदर ये साइकिल चलती है, जिसके अंदर क्या होता है, यूट्रस अपनी लाइनिंग को शेड ऑफ करता है, यूट्रस अनफर्टिलाइज्ड ओवा को बाहर फेंकता है, विच प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली 3 to 7 डेज लास्ट कर सकती है, यानी कि 3 से 7 दिन तक ये ब्लीडिंग विमेन के अंदर से हो सकती है, फीमेल बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इट इज अ पीरियड ऑफ 3 to 7 days ड्यूरिंग विच यूट्रस शेड ऑफ इट्स लाइनिंग विद ब्लड एंड द अनफर्टिलाइज्ड ओवा आल्सो शेड्स ऑफ। ओके, तो क्या हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, एक पूरी की पूरी साइकिल है। कितने दिन की साइकिल होती है, साइकिल मतलब 28 दिन के अंदर ये साइकिल रिपीट होती है, हर 28 डेज के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है, साइकिल है, ये रिपीट होती है। तो यानी कि पता लग गया, अगर ओवा अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो क्या होगा, ओवा यूट्रस की लाइनिंग्स के साथ ब्लड के साथ मिक्स होकर के बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जिसको प्रोसेस को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको कहा जाता है 3 से 7 दिन तक ये साइकिल चलती है। किस एज में चलती है, 13 से 14 की एज में स्टार्ट होती है और 50 to 55 की एज तक खत्म हो जाती है, यानी कि 50 to 55 की एज के बाद विमेन रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, विमेन के अंदर, क्योंकि ओवास खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि ओवा क्या है, ओवा कुछ लिमिटेड नंबर में है, तो जब ओवा खत्म हो जाते हैं तो हमारी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होनी बंद हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी बंद हो जाती है तो इसका मतलब अब विमेन क्या फर्टिलाइज नहीं कर सकती, अब विमेन क्या नहीं कर सकती, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ये बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर हमने इसे क्वालिटी के साथ खत्म कर लिया है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया है, ये देख लिया कैसे फर्टिलाइज होता है, ये देख लिया कि नहीं फर्टिलाइज होता तब क्या होता है। ठीक है, तो यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को थोड़ा सा पार्ट है वो और कंटिन्यू करेंगे। कौन सा पार्ट बच रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।